हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे आज हम सीटीपी टॉपिक में लिया है। आज हमने एनसीएफ का 2005। जो सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ को क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएफ। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो अभी हम बात किस पे करेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बोला गया है, पहला पॉइंट लिखा है कि एनसीएफ 2005 was referenced by Rabindranath Tagore as on civilization and progress, as much as they told us that creativity is the key to generosity एंड जॉय चाइल्डहुड। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब किए, किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसमें किया था? इजी ऑन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस में बोला गया था। इसमें क्या था? बच्चों के लिए जॉयफुल था। एंड सेकेंड टॉप है इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कैसा था? प्रगतिशील शिक्षा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर सेंटर अप्रोच टू नो फ्रॉम चाइल्ड सेंटर अप्रोच। इसमें क्या किया गया? टीचर सेंटर अप्रोच से चाइल्ड सेंटर अप्रोच में किया गया। पहले क्या होता था कि सभी जो टीचर होते थे वो बीच यहाँ पर बैठते थे और सब बच्चे ऐसे बैठते थे एक लाइन से। तो सारी जो चीज़ थी वो बस टीचर की चलती थी, किसी बच्चे की सुनवाई नहीं हुआ करती थी, ऐसा पहले देखा जाता था। मगर अब टीचर सेंटर से बदल के क्या कर दिया गया है? चाइल्ड सेंटर कर दिया गया है। तो चाइल्ड सेंटर में क्या होता है कि बच्चे ग्रुप में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? ग्रुप में इस प्रकार बैठा करते हैं और टीचर जो है वो एक एक ग्रुप के पास चेक करने जाता है। तो अब क्या हो गया? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई है। तो पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी, जो कि अब बदल कर क्या हो गई है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ट्रांसलेशन हैज़ बीन डन इन ऑल द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 8th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अनुसूची में रखा गया। दिस इज़ द लेटेस्ट नेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द स्कूल टीचर so far on the initiative of the Ministry of Human Resource Development selected experts of the country under the chairmanship of Professor Yashpal. The teachers show the teacher is a new national challenges. इसमें क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी उसकी 8वीं अनुसूची में रखा गया और जिसमें सभी भाषाओं को इंक्लूड किया गया। ये देखिए, सभी भाषाओं को इंक्लूड किया गया, ऑल द लैंग्वेजेस इंक्लूड किया गया और नेशनल डॉक्यूमेंट्स में रखा गया। इसमें प्रोफेसर यशपाल जो थे उन्होंने शिक्षा पे बहुत ही महत्व दिया अपना। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। प्रोफेसर यशपाल जो थे वो क्या थे? प्रोफेसर यशपाल हेड थे लर्निंग विदाउट एजुकेशन। प्रोफेसर यशपाल क्या चाहते थे कि जो लर्निंग हो वो बच्चों को आराम से करने, उनकी मर्जी से स्वतः दी जानी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों पे भार बढ़ रहा है या ये कुछ नहीं, लर्निंग विदाउट बर्डन या फिर एजुकेशन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि प्रोफेसर यशपाल वॉज
एन एजुकेटर एंड साइंटिस्ट। प्रोफेसर जो यशपाल थे वो क्या थे, एक एजुकेटर थे और साइंटिस्ट थे। 7 पॉइंट है कि कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ। बच्चे को क्या किया जाए, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चे को खुद से जोड़ा जाए और इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए। टीचर विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। और टीचर का काम क्या होगा, अध्यापक जो है उसका कार्य क्या होगा, या अध्यापिका उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य सिर्फ एक सुविधादाता के रूप में होगा, एक फैसिलिटेटर के रूप में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज पॉज्ड 4 टाइम्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 4 बार प्रस्तावित किया गया है। फर्स्ट टाइम एनसीएफ वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1975। पहली बार कब किया गया था, 1975 को। एंड सेकेंड टाइम कब किया गया था, एनसीएफ वॉज पब्लिश्ड इन 1988। दूसरी बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को पब्लिश किया गया 1988 में। थर्ड टाइम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को थर्ड टाइम कब किया गया था पब्लिश, 2000 में। फोर्थ टाइम एनसीएफ पब्लिश इन 2005 इज स्टिल ऑनगोइंग। जो कि चौथी बार किया गया है वो एनसीएफ 2005 जो कि अभी तक चल रहा है। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें 3 बार परिवर्तन हो चुका है। चौथी बार जो हमारा एनसीएफ 2005 बनाया गया है इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एनसीएफ कितनी बार बनाया गया है तो नेशनल करिकुलम 4 टाइम्स हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या कहता है भाई एजुकेशन, कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ से नहीं, मतलब बिना किसी बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। फिर बात करता है एनसीएफ 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कितनी लैंग्वेजेस को, 22 लैंग्वेजेस को। एंड द इन्फ्लुएंस द स्लेवी इन 17 स्टेट। कितने स्टेट्स में, 17 स्टेट्स में। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। क्या क्या इनकी एनसीएफ 5 की प्रिंसिपल्स थे, चलिए इन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि नॉलेज, क्या बोला गया है, नॉलेज शुड बी एसोसिएटेड विद लाइफ आउटसाइड स्कूल। जो भी शिक्षा हो वो स्कूल के साथ साथ बच्चों को बाहरी दुनिया से भी दी जानी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से रखने, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर स्टडी शुड बी एग्जिम्प्ट फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन। बच्चों को रोट मेमोराइजेशन में नहीं रखना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर करिकुलम में नॉट बी रिमेन सेंटर्ड। करिकुलम कैसा, एक सेंटर्ड में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक क्लासरूम कनेक्टेड टू एक्टिव एंड मेक इट फ्लेक्सिबल। कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम जो हो वो कनेक्टेड हो, एक्टिविटीज़ में भाग दे और क्या हो, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत कठोर तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से बच्चों को रख रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चों को आप कनेक्ट कीजिए, अच्छे से एक्टिविटीज़ करवाइए। तो एनसीएफ 2005 यही बोलता है हमारा। स्टूडेंट शुड बी रेडी टूवर्ड्स द नेशनल वैल्यूज़ और द पॉइंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस शुड बी इंक्लूड इन द सिलेबस। क्या बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को हैं वो जो रेडी होते हैं उनकी नेशनल वैल्यूज़ को पॉइंट करते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है और उनकी जो सिलेबस है उसको पूर्ण करने की बात की जाती है कि बच्चे, देखिए सबसे पहले क्या है, बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई शिक्षा स्कूल के साथ साथ बाहर से भी सीखनी चाहिए, मतलब बच्चों को स्कूल से बाहर से भी कनेक्ट करना चाहिए और बच्चों को जो उनका सिलेबस दिया गया है उनसे भी उन्हें परिचित करवाना चाहिए कि भाई वो कौन सी जिस क्लास में उनको इस बारे में पता भी है, उसका सिलेबस पता भी है, तो बच्चों को उसमें भी कनेक्ट करना चाहिए, बच्चों को ग्रुप में रखना चाहिए। ये सब चीज़ें कौन कहता है, एनसीएफ हमारा कहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कर रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे। एनसीएफ 2005 पार्ट्स, एनसीएफ नेशनल करिकुलम 2005 के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एनसीएफ 2005 को कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट से डिवाइड किया गया है। पहला, पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ। पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ, अब आप सोचेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो परिप्रेक्ष्य होता है। क्या होता है? परिप्रेक्ष्य ऑफ नेशनल करिकुलम। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। भाई अभी हमने आपको बताया था कि रट्टाफिकेशन से हटा देनी चाहिए। करिकुलम नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द डोर। जो करिकुलम नॉलेज होती है वो बच्चों को क्या करनी चाहिए? बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए? बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। बच्चों को एक एग्जामिनेशन से पहले एक दूसरे से बातचीत करवानी चाहिए, क्लासरूम में लर्निंग होनी चाहिए एंड मेक इट बहुत सरल तरीके से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। फिर देखिए बोल रहा है टू इनरिचिंग द करिकुलम शो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। बच्चों को उनकी किताबों से कनेक्ट करना चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग identify informed by caring concern with the democratic polity of the country। बच्चों को क्या है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में उनके बारे में बताना चाहिए, उनको कंसर्न करवाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो चलती है वो सब उनको पता होनी चाहिए कि भाई पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ होंगे तो क्या होगा। तो मतलब बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट से भी। फिर बोला गया है कि जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब एज द एक्सक्लूसिव ट्राइंगल्स फॉर्म फॉर इंडियन एजुकेशन। जेपी नायक ने भी एक्सक्लूसिव ट्राइंगल 3 तरीके ट्राइंगल दिया है, बात की है। पहली क्या की है? इक्वालिटी। बच्चों में इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से इक्वालिटी बराबर दी, सब बच्चों को एक तरीके से दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग एंड लर्निंग मतलब सीखना और ज्ञान, सीखना और ज्ञान। चलिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स प्रायोरिटाइजिंग चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, देयर लुक्स एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ये क्या कहता है? हमारा एनसीएफ कहता है। फिर चिल्ड्रन लर्न क्विकली in the same environment in which they feel they are considered important। बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि वह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपने देखा होगा कि क्लास में अगर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है, किसी को कम, तो बच्चे अपने मन में एक चीज़ बना लेते कि नहीं हमको इतना नहीं पूछा जा रहा है, हम अलग से हैं, हम नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को क्या, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उन्हें ग्रुप में रखना चाहिए, उनकी जो इच्छाएं उनको समझना चाहिए। ये नहीं कि आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी इज़ द कॉर्नस्टोन ऑफ लर्निंग इज एवरी वे। सभी बच्चों को स्वतंत्र खेलों क्या करना चाहिए? इन्होंने बोला है कि फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी प्राइमरी स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला है कि प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार के सीखने की आधारशिला है। कैसी? फिजिकल एंड इमोशनल, जो कि प्राइमरी स्कूल में दी जाती है, वो दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राथमिक में भी और विश्वविद्यालय में भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है participation in activities of all children in independent play, informal, formal play, yoga, etc. is essential for their physical and
फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है इसका कि सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक हो या फिर औपचारिक हो या योग की गतिविधियों में सहभागिता होनी चाहिए, उनके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। कैसा मतलब औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये योगा, कला, ड्राइंग, ये सब चीज़ें क्या है बच्चों की मानसिक के लिए और बच्चों की सोच के लिए वो डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो इन सब में बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर बोला गया है एक्सप्लोरेटरी, एनालिटिकल, डिस्करेज एंड नॉलेज कंटेंट आर द मेन एरियाज ऑफ द एंगेजमेंट। फिर क्या बोला गया है कि बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ना चाहिए। अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श तथा ज्ञान की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, विद्यार्थियों की सहभागिता में प्रमुख क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फिर थर्ड है हमारा करिकुलम एरियाज, स्कूल कंडीशंस एंड असेसमेंट। मतलब पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, पहला पॉइंट है कि मल्टीलिंग्विज्म इज अ रिसोर्स दैट कैन बी compared to any other national resource at school and national level। बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। मल्टीलिंग्विज्म मतलब हमें बच्चों में क्या करना चाहिए, बहुभाषिकता की तरह बच्चों को एकजुट होकर पढ़ाने के लिए करना चाहिए ना। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है कि द मेन गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स शुड बी to develop the ability to think, construct abstract thinking rationally। देखिए, बहुभाषिकता क्षमता क्या होती है, संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन, सामाजिक संयोजकता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। क्या कहती है, एक हमारे विस्तृत चिंतन को बढ़ाती है, सामाजिक संयोजकता को बढ़ाती है, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साइंस इज अ रिपोजिटरी ऑफ डायनामिक एंड कंस्टेंटली चेंजिंग नॉलेज दैट इनकॉर्पोरेट्स न्यू फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या बोल रहा है कि साइंस डायनामिक एंड कंस्टेंटली चेंजिंग नॉलेज दैट इनकॉर्पोरेट न्यू फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो विज्ञान क्या है, एक गत्यात्मक और निरंतर परिवर्तित ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें अनुभवों के नवीन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, न्यू फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। साइंस में हम लोग डायनेमिक एंड कंस्टेंटली चेंजेस करते, नॉलेज एंड इनकॉर्पोरेट्स न्यू फील्ड्स ऑफ, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। फिर under social science teaching it is necessary to have a curriculum that can develop a society critical to the society among the learners। क्या होगा इसका मतलब, ये बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। कैसी समाज, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है वो क्या करना चाहिए, एक आलोचनात्मक समझ का विकास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट प्रूव्स टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है। क्या बोला, हैंडीक्राफ्ट इज अ प्रोडक्शन, हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। बच्चे सीखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, चीज़ों को करने में एक्साइटेड होते हैं। अपनी कुछ बच्चे जो होते हैं वो चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना।
चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि असेसमेंट एट प्री प्राइमरी लेवल शुड बी बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस डेली एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को कंट्रोल में कर लिया, बच्चों को कहीं जाने नहीं दिया, नहीं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का होना चाहिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना भी चाहिए, उनमें समझ विकसित करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्या है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट? विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। इसमें क्या बोला गया है? फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनएबलिंग इन्वायरमेंट। क्या करना चाहिए? जो फोकस है वो इन्वायरमेंट पे करना चाहिए, ना कि इनेबलिंग नहीं कर देनी चाहिए। ठीक है। ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड। जो कि पुराने तरीके से चले आ रहे हैं उनको बदल कर नई तरीके से चलना चाहिए। डिस्कस नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। बच्चों के बारे में जानना चाहिए कि उन्हें क्या आवश्यकता है, पेरेंट्स से और कम्युनिटी में बात करनी चाहिए। परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। सब कुछ परफॉर्मेंस नहीं होता है कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल। क्या करना चाहिए कि एक मटेरियल है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी मिनिमम इंटरेक्शंस हैं, वो क्या सपोर्ट करना चाहिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, डेली शेड्यूल में लाना चाहिए कि ये नहीं कि आज कराया कल नहीं। तो बच्चों को कुछ ना कुछ कराते रहना चाहिए, डेली डेली नई नई एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। ये सब कौन कहता है? एनसीएफ हमारा बोलता है। फिर 5th पॉइंट है सिस्टम रिफॉर्म। सिस्टम रिफॉर्म मतलब व्यवहार स्थगत सुधार। इसमें बोला गया है कि करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड इन अ सच अ वे दैट टीचर्स कैन डायरेक्टली इल्यूमिनेट द लर्नर्स वाइल प्लेइंग एंड वर्किंग। मतलब पाठ्यचर्या को इस तरह निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सकें। ठीक है, बच्चों को देख सके, बच्चों को जान सके, इस तरीके से होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए। इस सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव इजेंटियल लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए और बच्चों को अचीव इजेंटियल लेवल ऑफ लर्निंग अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। फिर कुछ लास्ट है कि कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिसकम्फर्टमेंट। क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे बच्चे फिज़िकली डिसकम्फर्ट हो जाते हैं? तो हैवी स्कूल बैग्स। बच्चों के जो स्कूल बैग्स का भार होता है, आपने देखा होगा कि स्कूल के बैग बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं और उनके बैग्स इतने भारी भारी भर दिए जाते हैं इतनी मोटी मोटी किताबों से। बच्चों को वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों की जो बुक्स हैं उनको कम करना चाहिए, उनकी नॉलेज को ज़्यादा देना चाहिए, ना कि किताबों का भंडार बढ़ा देना चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया है। Timetables that do not give young children enough breaks to stretch, move and play, and that despise older children to play or support time to and encourage girls to opt out। ये नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को ही लड़कों को बोल रहे हैं कि नहीं लड़के ही अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लड़कियां भी अच्छा कर सकती हैं। तो दोनों को बराबरी देनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना चाहिए काम को। फिर बोल रहे हैं लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल। एज बच्चों के बहुत दूरी पे विद्यालय नहीं होना चाहिए, निकट ही विद्यालय होना चाहिए। जैसे प्राइमरी लेवल का 1 किलोमीटर पे और सेकेंडरी लेवल का अगर है तो वो 3 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो, बच्चे बहुत ही नज़दीकी जगह से ही पढ़ें, ऐसा होना चाहिए। और कॉर्पोरल पनिशमेंट बीटिंग ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर, मतलब ऐसा नहीं कि आप बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बीट कर रहे हैं, उनको अच्छा फील नहीं करा रहे हैं, उनको फिजिकली पोस्चर बना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, आपने भी देखा बचपन में लड़कों को ज़्यादा पिटाई या फिर लड़कियों को कम, ऐसा नहीं, ऐसा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी बोला गया है। और मतलब कभी कभी है कि भाई बच्चे शैतानी कर, डेली नहीं उनको होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ एनसीएफ बोलता है।
और चलिए अब आपका सेशन लास्ट ख़त्म होता है। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ कमी लग रही तो बताइए, मैं उसको सही करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।